नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य। बातचीत विद नृपेंद्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं संजीव त्रिपाठी, गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र नीति का वो शख्स जिसने गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र नीति को बढ़ते देखा। उनके छात्र राजनीति के दौरान गोरखपुर के कुलपति पर मारपीट के आरोप भी लगे। उनके ऊपर हाथ उठाने के आरोप में कई लोगों को जेल जाना पड़ा। उसके बाद से उन्होंने छात्र राजनीति को देखा, वहाँ के छात्रों को समझा। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो संजीव जी वहाँ पे छात्र नेता थे। आज जब मैं पत्रकार हो गया हूँ तो ये अपनी छवि को छात्र नेता से जन नेता बनाने की ओर अग्रसर है। महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा क्षेत्र से 2027 में वो अपनी विधायकी का दाव भी ठोक सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि देश की राजनीति में युवा क्या महत्व रखते हैं, छात्र नेता किस तरीके से देश की राजधानी में अपना स्थान रखता है और देश की राजनीति में छात्र नेता किस तरह बनते और बिगड़ते हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल संजीव भैया आपसे ये है कि महाराजगंज में बहुत दिनों से केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही थी। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर पहुंच करके केंद्रीय विद्यालय के लिए मांग रखें और आपका आंदोलन बहुत सक्रिय हुआ। उस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया आपने। उसके बाद केंद्र सरकार ने उस फैसले को उसके ऊपर फैसला दिया कि महाराजगंज में भी केंद्रीय विद्यालय की एक स्थापना होगी। तो आप इसको अपनी एक उपलब्धि मानते हैं? पंकज चौधरी जी का उसमें क्या योगदान था? आप उस पूरे प्रक्रिया को बताइए कि किस तरीके से आपके एक आंदोलन ने केंद्र सरकार तक आपने आवाज़ पहुंचाई और आज महाराजगंज की जनता को, महाराजगंज के लोगों को एक केंद्रीय विद्यालय मिलने जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और एक जूनियर के रूप में बहुत शुभकामनाएं कि आप जब मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय था तो आप वहाँ एक सामान्य विद्यार्थी थे। फिर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, एक प्रतिष्ठित अखबार में आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं। जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय की बात है, मैं जिस जनपद से आता हूँ, महाराजगंज से आता हूँ, वो ग्रामीणांचल का एक ऐसा जनपद है जिसको हमेशा से ही माना गया कि वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जनपद है। और मैं समझता हूँ कि शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़ा होने के कारण एक समस्या ये थी कि महाराजगंज के विद्यार्थियों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था कि वो किस दिशा में जाएं कि अपने जीविकोपार्जन को उचित और न्यायिक रूप से अच्छा बना सकें। मैं चूँकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा और विद्यार्थी परिषद सदैव ही विद्यार्थी हितों में काम करती है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक भी हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, सभ्यता के माध्यम से इस देश को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में बनाना चाहता है। पुनः चाहता है कि हम ज्ञान के रूप में परम वैभव पर की तरफ अग्रसर हों और विश्वगुरु बने। जब विश्वगुरु बनेंगे तो विश्वगुरु बनने के लिए सबसे आवश्यक कोई तत्व है, और आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य तत्व है, वो है शिक्षा। तो इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए जब मैंने देखा तो महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता मुझे लगी। उसके लिए पहले सोशल मीडिया पर मुहिम चला। आज के समय में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह संचारित करने के लिए। उसके बाद मैंने उसको ज़मीनी वो बनाया। महाराजगंज के तमाम सारे महाविद्यालयों में, महाराजगंज के तमाम सारे विद्यालयों में, महाराजगंज के लगभग 150 से अधिक गांवों में मैंने ग्राम चौपाल किया लोगों के मध्य कि इस विद्यालय की आवश्यकता क्यों है, आप समझिए। और निश्चित रूप से महाराजगंज के माननीय सांसद और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और बहुत बड़ा श्रेय है कि माननीय पंकज चौधरी जी ने उस बात को सदन में भी उठाया और माननीय पंकज चौधरी जी ने उस बात को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया और महाराजगंज को अंतोगत्वा एक केंद्रीय विद्यालय मिला। इसके लिए मैं समझता हूं कि महाराजगंज के सभी जनमानस को, सभी लोगों को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद कि आंदोलन में एकत्रित हुए। उन लोगों को धन्यवाद कि और उनको बहुत बधाई भी, उन्हें केंद्रीय विद्यालय मिला। और मैं समझता हूं कि आगे इस प्रकार के और भी चीज़ महाराजगंज को मिलने वाले हैं। अब केंद्रीय विद्यालय की बात आपने कर दी तो मेरा ध्यान मेरे खुद के विश्वविद्यालय पे जाता है। मैंने पढ़ाई की थी। इस समय गोरखपुर में विकास के पथ पे अग्रसर है, ऐसा भाजपा दावा करती है। अब मेरी बात है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की आपने समस्या को खत्म कर दिया। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बन रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय? जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय चूंकि अपने ग्रामीणांचल क्षेत्र का एकमात्र बड़ा विश्वविद्यालय है जी। बाकी जो विश्वविद्यालय हैं अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हुए विश्वविद्यालय हैं। आप कोई भी विश्वविद्यालय देख लीजिए, कोई मेडिकल कॉलेज है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को छोड़ देंगे, अगल बगल का कोई भी विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार के विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बने हैं।
आने वाले दिनों में इस बात को भी हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया विश्वविद्यालय जा का सके। मांग आप लोग भी रख रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं जो कह रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे सांसद ने कई मुद्दों को उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो फिलहाल में हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या चाह रहे, मतलब वो इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे? क्योंकि जब आपके पास आपका विधायक मुख्यमंत्री हैं, आपके सांसद भाजपा से आते हैं, आपके ज़्यादातर एमएलसी भाजपा से आते हैं, आपके 9 के 9 एमएलए भाजपा से हैं, फिर कमी कहाँ रह जा रही है? जी देखिए, कमी नहीं है। देखिए चाहे माननीय सांसद जी की बात हो या माननीय विधायकों की बात हो, या फिर आप कहें कि शहर के माननीय विधायक माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो परम पूज्य महाराज जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात हो, वो एक योजना को लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से आप पत्रकार होते हुए भी इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि आज गोरखपुर विकास के पद पर उस गति से अग्रसर है जिस पर अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहते तो नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। देखिए, ये महाराज जी की देन है और निश्चित रूप से महाराज जी के हृदय में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की योजना चल रही होगी। आज नहीं तो कल अपने योजना अनुसार तमाम सारी चीजों को देख करके महाराज जी इसकी घोषणा करेंगे। गोरखपुर एकदम विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन एक मित्र से भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि गोरखपुर जो है विकास के पथ पे तो अग्रसर है, लेकिन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। रोड बन रहा है तो रोड खुदे हुए हैं, धूल उड़ रहा है, सरकार उसका कोई विकल्प नहीं खोज पा रही है। तो लोग कब तक परेशान? अगर 10 साल गोरखपुर विकास पे रहेगा तो क्या लोगों को ऐसे परेशान होना पड़ेगा? देखिए, ये प्रश्न मैं समझता हूँ कि अलग प्रकार का है। अगर मैं अपने घर को तोड़वाऊंगा तो 6 महीना उस घर को जब तक बनने में लगेगा तब तक मुझे समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर रोड का चौड़ीकरण हो रहा है तो वो आप देखिए मिट्टी खनेगी ही, उस पर गिट्टी पड़ेगी ही, मिट्टी पड़ेगी ही, उससे समस्या नहीं होनी चाहिए। वो 6 महीने बाद आपको लाभ देगा, आपको व्यवसायिक लाभ देगा, आपके आवागमन को सुचारू करेगा, और जब आवागमन सुचारू होगा तो निश्चित रूप से व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो देखिए, विकास जब होता है तो कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं, उस कार्य से थोड़ी बहुत समस्या होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की चीज़ों को समझेंगे। आप पिछले लगभग मेरे हिसाब से पिछले 7-8 साल तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप एक्टिव थे। मतलब सबसे अच्छी चीज़ आपको वहाँ पे क्या लगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस तरह से क्या है आपको लगा? मतलब देखिए, एक तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो बच्चे विद्यार्थी बनकर के जाते हैं, जो कक्षाओं को अटेंड करते हैं और पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ाई में कोई समस्या नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिकायत आती है क्लासेस नहीं चल रही हैं। कुछ अभी ये था कि जो 6 महीने का सेमेस्टर उसको खत्म करके 3-4 महीने में कर दिया गया। वो तो आप समझिए कि जब सेमेस्टर प्रणाली आई है तो कुछ बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव की प्रक्रिया हमेशा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है। मैं ये सवाल फिर से आपको काउंटर कर रहा हूँ, क्योंकि आप और हम दोनों गोरखपुर विश्वविद्यालय को बहुत करीब से देखें। ये सारा जो एक होता है ना एक्सपेरिमेंट, वो बच्चों पे ही क्यों किया जाता है? किसी साल वो सब्जेक्टिव ऑप्शन हो जाएगा, किसी साल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और इसको लेकर के आप छात्र नेता के तौर पे वो क्या देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि इसमें छात्र राजनीति का ना होना एक मिसिंग फैक्टर हो जा रहा है, जो इस चीज़ को हर जो भी एक्सपेरिमेंट है वो आप बच्चों पे कर दो। किसी साल आप कह रहे हो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कभी आप कह रहे हो सब्जेक्टिव पेपर होगा, कभी कुछ होगा। लोग खासियत पे ही बात कर रहे थे, लेकिन ये सवाल मेरे साथ पढ़ने वाले या मेरे आने जो अभी पढ़ रहे हैं उनके मन में है कि हम ही लोग एक प्रयोगशाला बनकर रह जा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, छात्र संघों का ना होना विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में एक समस्या का विषय तो रहता है, क्योंकि छात्रों के पास औपचारिक रूप से कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरी बात है, जहाँ तक कि प्रयोगशाला बनाने की, तो मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं NEP 2020 जब आई, आप विद्यार्थियों के साथ ही तो परिवर्तन में जाएंगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि 3 महीने की छुट्टी कर दीजिए और 3 महीने बाद से नया प्रयोग शुरू कर दीजिए। प्रयोग तो हमारे आपके साथ ही होगा। मैं समझता हूँ उस प्रयोग को थोड़ा अच्छे से या थोड़ा और अधिक अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है। इस पे चर्चा हो सकती है कि वो कैसे लागू हुआ और कैसे लागू होना चाहिए था, लेकिन लागू तो देखिए विद्यार्थियों पे ही होगा। अगर हम विद्यार्थी हैं तो कोई परिवर्तन आएगा तो हमसे होकर के ही तो गुजरेगा, हमारे जनरेशन से होकर के तमाम सारे गुजरे। जैसे मैं जब CBSE से कक्षा 10वीं में था और मैं 8वीं में था, तो मेरे तमाम सारे सीनियर्स छात्रावास में रहते थे, तो उसी टाइम CGPA सिस्टम आया था। किसी को नहीं समझ आता था, लेकिन एक परिवर्तन आता है और किसी ना किसी पीढ़ी को, किसी ना किसी ग्रुप को, किसी ना किसी एक पूरे समाज को आप कह सकते हैं कि उस परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। तो ये कोई बहुत समस्या का विषय नहीं है। हाँ, चर्चा का विषय अवश्य है कि इसको और अच्छे से लागू किया जा सकता है या नहीं, ये चर्चा का विषय हो सकता है। हम छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, अभी पिछले साल या हो सकता है 1.5 साल पहले की बात है,
मैं भी वहाँ छात्र था, मेरी पढ़ाई खत्म हो रही थी उस समय। ये चर्चा आती है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता मारपीट कर लेते हैं। उसकी वीडियो वायरल होती है, उसके बाद 10-11 लोगों को नामजद गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि उनके ऊपर से सारे जो मुकदमे हैं वो हटा दिए गए हैं। तो आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं कि क्या है कि ये लांछन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे क्यों लगा, और क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो उस अनुशासन के लिए जानी जाती थी, उसने उस अनुशासन को तोड़ दिया या भंग कर दिया कि एक अभिभावक या पिता तुल्य पर उनको उठाना पड़ा? हमारे कुलपति पर भी हाथ उठाने को उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगाए थे। देखिए, मैं उस आंदोलन में था, मैं उस आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका में थे। मैं नेतृत्वकर्ता के रूप में वहाँ नेतृत्व कर रहा था जी। हम लगभग कहानी विस्तार से समझना कि हुआ क्या था, क्योंकि एबीवीपी का कुछ और कहना, आप भी एबीवीपी से हैं, और कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन का कुछ और कहना है, और फिर अगर इतनी गलतियां थी तो फिर मुकदमा हट क्यों गया, या क्या है ये, मुझे प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुकदमा क्यों हट गया ये तो अभी बताना ना बताना अलग का विषय। पहले मैं उस प्रकरण पे आता हूँ जी। गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रामीणांचल का विश्वविद्यालय है जी। भौगोलिक और आर्थिक रूप में जब आप देखेंगे तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोपालगंज, सीवान और इस प्रकार के जनपदों से विद्यार्थी यहाँ आते हैं पढ़ने। और वो विद्यार्थी निश्चित रूप से उनमें से 80% विद्यार्थी आम जनमानस के घर से होते हैं, जिनकी गोरखपुर में 5,000-10,000 रुपया दे करके किसी तरह महीने में वो रहते हैं। उनकी फीस में 200 से 400% की वृद्धि कहाँ से जायज थी? एक सरकारी विश्वविद्यालय में, मेरी बात आप समझ लीजिए, 1800 रुपये से लेकर के 2592 रुपया जहाँ बीए की फीस लग रही है, उसको आप अगर एक बैग जो वार्षिक फीस है उसमें आप 12,000 रुपया सेमेस्टर फीस कर दे रहे हैं, वो कहाँ तक जायज है? हम 1 महीने तक आंदोलन पे रहे और अंतिम दिन जब हम आंदोलन पर बैठते हैं तो कुलपति पुलिस प्रशासन को बुला करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। और लाठीचार्ज में हमने कोई कुलपति पे हाथ नहीं छोड़ा। जब लाठीचार्ज होने लगी तो देखिए, एक युवा हैं हम लोग, जब लाठी आई तो हम अपने आप को बचाने के लिए ऐसे हाथ किए वैसे हाथ किए, समाचार पत्रों में वो हाथ आ गया। वीडियो है, आपने वीडियो है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर हाथ आया, हम अपना बचाव किए ना। हम किसी को मारते हुए हमारा वीडियो नहीं होगा कि हम मार रहे हैं और वो वीडियो है। हमारा जो भी वीडियो होगा वो हम ऐसे अपने आप को बचाते हुए होगा। और ये तमाम सारे आरोप हैं। अगर ये आरोप गलत नहीं होते, अगर हमारे ऊपर गलत आरोप नहीं लगे होते तो आप बताइए मुकदमा वापस कैसे होता? हम सही होंगे तभी तो माननीय न्यायालय ने हमको बाइज्जत बरी किया है। मैं मुख्य अभियुक्त रहा हूँ उस प्रकरण का, कुलपति प्रकरण का जी। हमारे साथ आप बताइए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि अभी भी अगर गरीब के साथ, मजलूम के साथ, मजदूरों के बच्चों के साथ, किसानों के बच्चों के साथ अगर उनकी शिक्षा से खेलने का कार्य कोई भी कुलपति करेगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चट्टान के साथ, उन गरीबों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ खड़ी रहेगी। मैं विद्यार्थी परिषद में रहूं ना रहूं, विद्यार्थी परिषद की आने वाली पीढ़ियां खड़ी रहेंगी, हमारे पीछे की पीढ़ियां खड़ी रही हैं। हमारे विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने तो इस देश की तमाम सारी समस्याओं को उठाने का और समाधान करने का कार्य किया है। जिसमें लग रहा था कि कुलपति जी को आप ऐसे पकड़ रहा है वो व्यक्ति, हम कुलपति जी को रोक रहे थे कि हमसे बात कीजिए। तो भाई आप 400% फीस वृद्धि कर देंगे और हमसे बात भी नहीं करेंगे। आपके विश्वविद्यालय के 500 और 1,000 विद्यार्थी बैठे हुए हैं कि हमारी फीस क्यों बढ़ाई जा रही है, छात्रावास के फीस को आप 3,000 से बढ़ा करके 70,000 कर दे रहे हैं और आप हमसे बात भी नहीं करेंगे। आप बताइए कौन सा गरीब व्यक्ति 70,000 दे पाएगा? आपके क्लासमेट रहे आकाश, मैं बता रहा हूँ आपको जी। वो लोग सामान्य परिवार से आते हैं, मैंने उनका घर देखा है। और तमाम सारे, मैं एक नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो छोटे भाई हैं, मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए जी। नहीं दे पाएंगे 70,000, मैं नहीं दे पाऊंगा 70,000 रुपया फीस हॉस्टल का जी। मैं विद्यार्थी हूँ ना। तो अभी क्या है, अभी आपके हिसाब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो चाह रही है विश्वविद्यालय में, मतलब क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अभी सही से काम कर रहा है? देखिए, विद्यार्थी परिषद कहती है प्रवेश परीक्षा शुल्क परिणाम ठीक करेंगे 4 काम। विद्यार्थी परिषद का ये 4 काम है। प्रवेश अच्छे हो, समय पर हो, परीक्षा सुचारू रूप से हो, शुल्क हो। मैं विश्वविद्यालय में जाता हूँ तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि देखना पड़ता है। सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद कुछ कैंटीन थे जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। कई बच्चे बहुत दूर से आते हैं जो खाना नहीं बना पाते हैं, क्लास करने की जल्दी में आते हैं। अब उन्हें जा करके दोबारा मेहनत करना, हो सकता है वो खाना खा सकें। तो और तमाम मुद्दे हैं। बच्चों का कहना है कि क्लासेस ही नहीं चलती हैं। आखिर 6 महीने का सेमेस्टर तो अब 4 महीने में करा करके एग्ज़ाम ख़त्म कर ले रहे हैं। एक तरीके से तानाशाही शब्द का प्रयोग मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तरीके से होता है कि
जो भी आपके मन में आए वो आप विद्यार्थियों को प्रयोगशाला के रूप में थोप दे रहे हो, ये आरोप लग रहा है। इसके लिए इसके लिए आपकी पार्टी या एबीवीपी कुछ कर भी नहीं सकती, ये तो प्रशासन का काम है। इसके लिए एबीवीपी किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है और आगे रख रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद को जब भी ये लगता है, या छात्रों का एक समूह, चूंकि हम छात्र हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, जब हम किसी समस्या पर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा के बाद हम ये देखते हैं कि अगर वो समस्या जायज है जी, तो हम एक ज्ञापन के माध्यम से सर्वप्रथम लोगों को सूचित करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन को और आवश्यकता पड़ी तो सरकारों को, कि भाई ये समस्या, इसका समाधान त्वरित किया जाए। और विद्यार्थी परिषद अभी भी प्रकरण है, उसी बीच में आया था 2018-2020 की बात होगी, प्री पीएचडी को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। उसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी ने भी आकर के मामला सुलझाया था, उसमें भी एबीवीपी ने एक अच्छा आंदोलन किया था। तो उस आंदोलन के बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये विश्वविद्यालय की ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड बात मैं आपसे पूछना। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड क्या था कि 2021 के प्री पीएचडी एग्जाम में जब 6 महीने हो गए थे तो उन विद्यार्थियों ने कहा कि हमारा रिजल्ट दे दिया जाए जी। और हमको चूंकि कोविड के कारण हमारा एक वर्ष खराब हुआ है, तो आप हमको पिछले वर्ष का परिणाम दें। अब उन चीज़ों के लेकर के तत्कालीन कुलपति ने कहा कि नहीं, हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे। इन विद्यार्थियों ने कहा ठीक है, आप दोबारा हमारी परीक्षा करा लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, हम परीक्षा भी नहीं कराएंगे। राजेश सिंह कुलपति एक अप्रतिम प्रकार के तानाशाह थे, उन्होंने कहा कि हम परीक्षा भी नहीं कराएंगे। तो अगर आप उन विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा पास की है, अर्हता प्राप्त की है, वो तो तैयार हैं कि आप दोबारा से परीक्षा लीजिए भाई जी। आप दोबारा भी परीक्षा नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं रिजल्ट नहीं देंगे, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो विद्यार्थी परिषद ने उन आंदोलन में नेतृत्व किया बाद में, और नेतृत्व करते हुए विद्यार्थी परिषद ने उन लोगों को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए उनको न्याय मिला उन विद्यार्थियों को। आज उन विद्यार्थियों में कई लोग प्रोफेसर्स हैं अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में। तो अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति तो लगभग खत्म सी हो गई है, वहाँ पे अभी छात्र राजनीति को अलाउ नहीं किया जा रहा है गोली चलने के प्रकरण के बाद से। आप अब गोरखपुर में छात्र राजनीति को कितना, कैसे, कब होता हुआ, किस तरह से छात्र नेता बनेंगे, इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं? और मेरा इसके साथ एक और सवाल होगा कि बहुत सारे लोग छात्र नेता तो बन जाते हैं, लेकिन वो स्तर, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद में तब्दील नहीं हो पाते। उनके पीछे क्या ऐसी वजह रह जाती है कि एक छात्र राजनेता, एक जन नेता नहीं सही से बन पाता है? देखिए, आज के वर्तमान समय में जी, जब चार पहिए की चकाचौंध से आंखें चौंधिया देने की राजनीति चल रही है, तब छात्र नेता ही एकलौता ऐसा हमको लगता है कि नेतृत्व करने वाला होता है, जो जब गांवों में निकलेगा, शहरों में निकलेगा, गलियों में निकलेगा, ग्रामीणांचल में निकलेगा और पैदल निकलेगा, इस देश के शंकराचार्य से और भगवान राम से चली आ रही पदयात्रा को, वो गांधी की पदयात्रा रही हो, महात्मा गांधी जी की पदयात्रा रही हो, अंग्रेजों के खिलाफ पदयात्रा रही हो, या वर्तमान में जेपी नारायण की पदयात्रा रही हो, या तमाम सारी पदयात्राएं, आडवाणी जी की रथ यात्रा रही हो, पदयात्रा रही हो, उन तमाम सारे पदयात्राओं ने ही, उन सभाओं ने ही इस देश के राजनीति को बदलने का प्रयास किया है। आज विद्यार्थी नेता जब विश्वविद्यालयों से निकलता है तो वो सोचता है कि किसी ऐसे नेता के साथ मिलकर के रील बन जाए और चार पहिए की चकाचौंध से इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पर अपना भौकाल जमा ले। तो भौकाल से राजनीति नहीं होती है। राजनीति आज भी जमीन पर होती है, कल भी जमीन पर होती थी, और 200 वर्षों बाद जब मैं समझता हूं कि हम आप नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी एक नया आयाम छू चुकी होगी, तब भी राजनीति जमीन पर ही होगी। और विद्यार्थी नेता जब तक ये नहीं समझेंगे, और छात्र नेताओं के फेलियर का एक और कारण है, एक उम्र बीत जाती है, उस उम्र के बीतने के बाद भी वो विश्वविद्यालय का मुंह नहीं छोड़ते हैं, तब भी वो विश्वविद्यालय की राजनीति में रमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 10 लोग उनको नमस्ते पलगी प्रणाम करने वाले रहते हैं। मैं विश्वविद्यालय छोड़ करके अपने जनपद में जाता हूं तो मुझे शुरू में वो परिणाम नहीं मिला कि 10 लोग मुझे जान रहे हैं। आपको जाना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आपको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा आप योग्य हैं। मैंने सड़क के लिए महाराजगंज में आंदोलन किया है, सड़क बन गई। मैंने केंद्रीय विद्यालय के लिए किया है। मैं ग्राम किसान नौजवान यात्रा करने जा रहा हूं महाराजगंज में, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और कैसे उसका सदुपयोग हो सके ये करने जा रहा हूं। आपको निकलना पड़ेगा सड़कों पर। मेरा एक सवाल अभी भी छूट रहा है कि गोरखपुर पे जो छात्र राजनीति आप उसको कहाँ देखते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे जो छात्र नेता होंगे वो अब किस तरीके से गोरखपुर की छात्र राजनीति, क्योंकि उनको तो एक होता है ना कि अगर आपके पास कुछ है तो आप एक करने के लिए मोटिवेशन आपके पास आता है कि हमको ये चीज़ मिलेगी तो मैं छात्रों के लिए लड़ूंगा। देखिए, मैं 2 चीज़ों में बहुत विश्वास करता हूँ। एक, भगवान ने जो कहा है श्री कृष्ण ने कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। जी।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणे। तो आप राजनीति करेंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे, आप व्यवसाय करेंगे, तो निश्चित रूप से ह्यूमन बीइंग होने के कारण, मानव होने के कारण प्रवृत्ति और प्रकृति है कि हम फल की चिंता करें। लेकिन फल की चिंता अगर आपको अप्रत्याशित रूप से आगे जाना है, अगर आप एक उदाहरण बनना चाहते हैं सामान्य घर से निकल करके, तो कर्म के बदले फल की उतनी ही चिंता आपको करनी चाहिए जितनी की आवश्यकता, उससे अधिक नहीं। और दूसरा, मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता हूँ। शुक्र नीति का एक श्लोक है जी, दैवे पुरस्कारे च खलु सर्वम प्रतिष्ठितम पूर्व जन्म कृतम कर्म हाजितम तद्विदा कृतम। बहुत से कर्म हम ले करके जन्म लेते हैं और बहुत से फल हमको वैसे मिलते हैं जैसे कर्म मैं आज और कल कर रहा हूँ। विद्यार्थी नेता विश्वविद्यालय महाविद्यालय के बाद सड़कों पर निकलेगा नहीं और सोचेगा कि उसको विधानसभा का टिकट मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। आप पार्टियों को 4 लोगों के बीच में बैठ करके अपशब्द कह सकते हैं, किसी भी पार्टी को A to Z। आप नेताओं को गाली दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। आप जाइए ना, उनके साथ कीजिए ना राजनीति, आपको पता चलेगा कि राजनीति में कितना पेशेंस, कितना धैर्य चाहिए, कितना साहस चाहिए, कितना मैनेजमेंट चाहिए, मानव संसाधन प्रबंधन चाहिए। तो अब जब हम लोग, इतनी बात हो गई युवाओं की, राजनीति की बात हो गई, अब आप एक छात्र नेता से जननेता बनने की ओर अग्रसर है और आपको देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय को व्यक्त करना होगा। मेरा पहला सवाल आपसे, आप महाराजगंज के लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय की मांग करते हैं, दूसरी तरफ यूपी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो छात्रों को पढ़ाना नहीं चाहती है, स्कूलों का मर्जीकरण कर रही है, मर्ज हो रहे हैं स्कूल, कई भ्रांतियां ऐसी भी फैल रही कि स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। तमाम आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर कि एक तरफ तो स्कूल आप खुलवा रहे हैं और एक तरफ स्कूलें बंद हो रही हैं, तो क्या सरकार बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाह रही? देखिए, मैं एक प्रश्न के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा जी। शायद मेरे, आपके और सभी के घर में या हमारे आपके मित्रों के बीच हमेशा ये चर्चा रही होगी कि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, जो जीविकोपार्जन पर जोर नहीं देती है, फालतू चीजें पढ़ा रही है। आज से 5-7 साल पहले ये आता है प्रश्न। ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का सामंजस्य बनाने जा रही है। जहां 10-5 विद्यार्थी हैं, उनको पुनः ऐसे विद्यालयों में बगल अगल के भेजने का ये प्रयास है जहां शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात समानुपात बराबर हो सके। ठीक है, आप समझिए विषय को। और ऐसा भी नहीं कि केवल दे रही है, वार्षिक उनको 6,000 रुपया भी देगी कि भैया अगर आपको दूर पड़ रहा है तो 6,000 रुपया वार्षिक देगी कि आपके आने जाने के लिए। उनके लिए बस की सुविधा भी महाराज जी की सरकार कराने जा रही है। तो मर्जल क्वांटिटी के जगह क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जब शुरुआत में कम विद्यालय रहेंगे और भरपूर शिक्षक रहेंगे, भरपूर विद्यार्थी रहेंगे, तो शिक्षा प्रणाली भी अच्छी होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। तो विश्वविद्यालय कम होंगे तो शिक्षक भी तो कम होंगे, तो क्या शिक्षकों की भर्ती अब नहीं आएगी? नहीं, शिक्षकों को हम नहीं कम करेंगे, शिक्षकों को और हम बढ़ाएंगे। कैसे? कि भर्ती करके। आने वाले समय में आप देखेंगे कि शिक्षकों की भर्ती हो रही है। पिछले 8 सालों में भाजपा की सरकार ने केवल एक भर्ती की है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी। बिल्कुल। उसके अलावा आरोप बार बार सरकार पे लगता है कि चाहे वो शिक्षक का भर्ती हो या किसी भी बीजेपी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की जो राज्य की सरकार भाजपा की और केंद्र सरकार की, वो देना नहीं चाहती है। तो क्या सरकारी नौकरी कम देना पड़े, शिक्षकों को कम देना पड़े, इस वजह से विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है? ये मेरे आरोप हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती ने तो ये भी कहा है कि उनकी सरकार अगर आती है तो ये फैसले को वापस करेंगे। देखिए, पहले 2 चीजें हैं। एक कि सरकारी विभागों में एक सीमित संख्या होती है नौकरियों की, जितनी रिक्त होती उतनी भरी जाती है। वही बात है, आप बात समझिए, बहुत सारे आप मेरी बात समझिए, जितनी रिक्त होती है उतनी भरते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में कई सारे नए विभागों में भर्तियों को बढ़ाने का कार्य किया है। आप मेरी बात समझिएगा। जी बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। FDI बढ़ी है और पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जीविकोपार्जन के लिए, व्यवसाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतने आपको अवसर दे दिए कि जितनी पुरानी सरकारें सोच नहीं सकती। इसी पे मैं एक बात पे काउंटर करना चाहूंगा संजीव जी। आपका अभी सरकार ने एक डेटा जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग देश की 66% जो आबादी है वो सरकारी योजनाओं पे टिकी हुई थी, जो पहले लगभग 27-28% पे थी।
तो इसका क्या मतलब है कि देश की जनता और सरकार पर डिपेंड होते जा रही है, या फिर इसका एक और निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि देश की जनता और कमजोर होती जा रही है कि वो सरकार के जो दायरा है उसी में फंसती जा रही है? नहीं, इसका एक एक दृष्टिकोण आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों में लोगों का विश्वास सरकार पर अधिक बढ़ा है। पूर्व की भ्रष्टाचार युक्त जो सरकारें थीं उनकी तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान भारत सरकार के प्रति इस देश की जनता का विश्वास और अधिक प्रबल हुआ है। इसलिए सरकारी क्षेत्रों में होता है कि 8 लाख की सैलरी कम होगी, 10 लाख, ऐसे एक क्राइटेरिया होता है। जी जी। तभी उस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने उस योजना का लाभ ले पाता है। जी। तो वो जो न्यूनतम क्राइटेरिया होगी तभी तो न्यूनतम क्राइटेरिया सरकार ने तय कर लिया है। और न्यूनतम क्राइटेरिया बनाने का कार्य है देखिए सरकार का। सरकार हर वर्ष पे उसको रिन्यू करती है कि भाई देश की क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, मंदी तो नहीं है और तमाम सारी और समस्याएं तो नहीं है। तो ये तो देखिए हर वर्ष देखने वाली चीजें हैं। हर वर्ष देख करके सरकार इस पर नीति आयोग निर्णय। चलिए, मैं समय कम है हमारे पास, मैं आगे के भी मेरे पास बहुत तमाम मुद्दे आपसे बात करने के लिए। अभी देश में भाषा विवाद बहुत पनप रहा है। हम आप हिंदी पर अच्छे कमांड रखने वाले हिंदी के पत्रकार, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है, राज ठाकरे ने विवादित बयान में दिया कि मार दो लेकिन वीडियो मत बनाओ। तो इस भाषा विवाद पे आप क्या क्या कहना चाहेंगे? लोग पहले ये होता था कि जो साहित्यकार थे वो लिखते थे कि अगर मराठी, तेलुगु, तमिल हमारी माँ है तो हिंदी हमारी बड़ी माँ है, लेकिन क्या वो बड़ी माँ अपना वो स्वाभिमान, वो दर्जा खोते जा रही है? देखिए, बड़ी माँ ने कभी वो दर्जा नहीं खोया कि निकृष्टतम राजनीति करने वालों ने जब उनके पास कोई विषय नहीं बचा, पहले राजनीति किस पे होती थी? नौकरी पे, व्यवसाय पे, भ्रष्टाचार पे, भाई सरकारें भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, योजनाओं पे, आवास देने पर, व्यवस्था देने पर, सड़क देने पर, बिजली देने पर, पेयजल की व्यवस्था पर, भाषा पर। आप समझिए, जो लोग नारा लगाते हैं कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, जो कहते हैं कि कश्मीर हमारा मस्तक है, जो लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी में हम जाएंगे तो अपने आप को, कन्याकुमारी में दर्शन करेंगे तो हम अपने आप को करेंगे। शंकराचार्य ने पूरे देश को पदयात्रा कर करके एक सूत्र में पिरो दिया। भाषा का विवाद, अरे ठीक है, आप अपनी भाषा बोलिए, लेकिन भाषा के नाम पर आप किसी की हत्या कर देंगे, किसी को मार देंगे, किसी की इज्जत लूट लेंगे, अनुचित है, अनुचित है। और ये अपराध नहीं है, ये पाप है। चाहे हिंदी के नाम पे आप मराठी को मारिए, मराठी के नाम पे आप हिंदू को मारिए, भोजपुरी के नाम पे आप तेलुगु को मारिए, तेलुगु के नाम पे आप भोजपुरी को मारिए, ये अनुचित है। आपके पास मुद्दे नहीं है राजनीति करने की, आप भाषा के नाम पे हिंसा को बढ़ावा देंगे। किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, अगर आप राज ठाकरे से भी अकेले में पूछेंगे तो कहेंगे हम कर क्या सकते हैं। वो अपना साक्षात्कार जब मीडिया में देते हैं तो हिंदी में ही देते हैं, हिंदी में ही देते हैं, और अपनी सभी बातों को हिंदी। आप समझिए, ये कहीं से भी इस देश में चाहे जाति की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, भाषा की राजनीति हो, क्षेत्र की राजनीति हो, देखिए ठीक है, एक सीमा तक ठीक है कि आप जब तक लोगों के सकारात्मकता के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए उसकी राजनीति कर रहे हैं, हिंसा के लिए अगर आप उसकी राजनीति कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर की मानवता पर प्रश्न उठना लाजमी है। अब मैं एक अगले सवाल कहना चाहूंगा, क्या भाजपा राहुल गांधी को अपना नेता मानती है? क्यों? उसके पीछे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दा को उठाया, तो तमाम दिनों से संसद में, रैलियों में, पब्लिक के बीच हमेशा कहते थे कि भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या उनकी बात को स्वीकार करके अब भाजपा ने नेता भी स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो जातिगत जनगणना कराने को कहेंगे, और हम 20 साल से जिसके विरोध में हैं, तो सरकार बनने के 12 महीने में उसे स्वीकार कर देंगे? जिस व्यक्ति को उनकी खुद की पार्टी नेता नहीं मानती है और बचती है कि अरे यार कहाँ से सिर पे पड़ गया, उसको भारतीय जनता पार्टी तो अपना नेता नहीं मानेगी। कार्यकर्ताओं की मैं आ रहा हूँ उस पर। देखिए, आप एक उत्तर समझिए, राजनीति में तमाम सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अनुसरण किया जाता है, उनको किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी नहीं कहा था कि हम नहीं कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आप समझिए, मैं कोई बयान दे दूं तो ये भारतीय जनता पार्टी का बयान तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अगर ये बयान देंगे तब ना आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का ये बयान है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कभी ये बयान नहीं दिया कि हम नहीं कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने समय पे अपने योजना, एक पार्टी है ना, एक दल है ना, अपनी स्ट्रेटेजी होगी, अपनी रणनीति होगी। अपने रणनीति अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि भाई समय है तो उन्होंने किया। तो उसी का विरोध कर रहे थे। जब राहुल गांधी बोलते थे तो कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अब खुद ही बंटवारा कर हम दिया। विरोध थोड़े ना कर रहे थे, राहुल गांधी तो बांट रहे थे इस देश को जाति धर्म में। नहीं, देखिए बांटना, और मैंने कहा ना कि आप किसी भी चीज की राजनीति जन कल्याणकार को लेकर के अगर दृष्टिगत करके करते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन आप हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, आप केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए और कुर्सी पाने के लिए कोई राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी जी का तो ये प्रवृत्ति और प्रकृति रहा है। राहुल गांधी जी जब ये फैसला आया जातिगत जनगणना का, उससे कुछ दिन पहले ही पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम में आतंकियों ने मारा था, तो ये कहा था कि धर्म बता के मारा था। तो सर बीजेपी बहुत कर रही थी कि धर्म बता के मारा है, धर्म बता के मारेंगे, और कहते थे कि अब जाति पे नहीं जाते, अब सब हिंदू हैं, सब एक हैं। और उसकी मुझे लगता है कि 5-6 दिन बाद ही सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि अब देश में जातिगत जनगणना होगी। तो सरकार ने क्या, नृपेंद्र जी, मैं फिर आपको करेक्ट करूंगा, धर्म को जातियों में बांटने का भारतीय प्रयास कर जनता पार्टी का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि धर्म पूछ के मारा है या ये हो। आप मेरी बात समझिए। नहीं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट आप छोड़ दीजिए, मैं बयान में बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे उन्होंने कहा कि धर्म पूछ के मारा है, धर्म बताकर मारेंगे। ये धर्म बताकर मारेंगे का नहीं था, आप फिर से देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में आप समझिए, हमारे लिए जब मीडिया को साक्षात्कार देने आती थी कर्नल सूफिया अंसारी उसमें से एक थी जी। हमारे लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, सब भारतीय हैं, भारत माता के पुत्र पुत्री हैं। और भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दे दिया, और आने वाले समय में भी आप देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। फिर विपक्ष इस पे आरोप लगाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, हमारे एक सॉरी। अच्छा एक बात, नहीं आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति। आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान गया अमेरिका के पास रोने जी, और भारत और पाकिस्तान के जो अधिकारी थे उनके बीच में ये बात हुई। उन्होंने उन पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया और उन्होंने ट्विटर पर डाल दिया। नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया? नहीं ना किया। नहीं, अभी भी इस देश की विदेश मंत्री ने एक्सेप्ट किया, रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया, राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट किया, विपत्ति में, विरोध में। और इस प्रकार के मेरी बात सुन लीजिए, इस प्रकार के विषम परिस्थितियों में आप अपने देश के प्रधानमंत्री के जगह पर तीसरे देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं या राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, और आपके विपक्ष के नेता का बाइट कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में। तो आप समझ जाइए कि उनकी मंतव्य, उनकी मंशा क्या होगी। केवल राजनीति करने की है, देश की चिंता बिल्कुल नहीं है कांग्रेस। ठीक है, मैं अगले सवाल पे आता हूँ। हमारे पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल होगा, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है 2026 में? मैं ये सवाल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन पहले आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि 75 साल हो जाने के बाद आपको समझ लेना चाहिए और दूसरों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। 11 सितंबर को मोहन भागवत और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या मोदी भी मार्गदर्शन मंडल में जा रहे हैं? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं कि ये जवाब दे पाऊँ, और मोहन भागवत जी ने बहुत सोच समझ करके ये जवाब दिया होगा। परम पूज्य सर संघचालक जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। अगर वो कोई विषय रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसके पीछे वर्षों का साधना, वर्षों का चिंतन होगा। अगर परम पूज्य सर संघचालक मोहन भागवत जी ये बात रखते हैं, नहीं। हालांकि भाजपा में जब से 2014 से सरकार एक अघोषित परंपरा है, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, नेजमा अब्दुल्ला हो, सुमित्रा महाजन हो, उमा भारती हो, मैं तमाम ऐसे नाम ले सकता हूँ जिनको 75 वर्ष होने के बाद पार्टी ने बाहर की राह दिखाई है। ना उनकी सदस्यता को बढ़ाया गया, ना उन्हें पार्टी में कोई पद। मैं समझता हूँ कि 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है, इंतजार कर लेते हैं। और क्या मैं इसके पीछे ये भी समझूं कि क्या कुछ और भाजपा और संघ में खिचड़ी पक रही है? मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिख रहा था कि इस बयान के पीछे क्या मायने हैं। देखिए, तो क्या मोदी के बाद नेता तैयार करने की भी कोशिश होगी, और आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय मोदी के बाद कौन नेता है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवक तैयार करता है। तैयार क्या करता है? मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ जी, बोलना, बात करना, पढ़ना, समाज में कैसे रहना है,
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको सिखाता है। और स्वयंसेवक आरएसएस कभी आपसे नहीं कहता कि आप ये करिए ये ना करिए, आप उसके अनुशासन से स्वयं सीख जाते हैं कि क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है, लेकिन उसके बाद आप नेतृत्व करते हैं क्या करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो विषय नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास कोई जाएगा कोई सुझाव मांगेगा तो इतने पढ़े लिखे इतने चिंतनशील और इतने महानतम स्वयंसेवक उसमें हैं कि वो आपको एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं। चलिए, मैं लास्ट में रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं व्यक्ति का नाम लूंगा, आप भी एक शब्द बताइएगा आप उनको क्या मानते हैं। राहुल गांधी को आप क्या कहना चाहते हैं? नेता विपक्ष। नेता विपक्ष। राजेश सिंह कुलपति। आशा। नरेंद्र मोदी। नेता। अरविंद केजरीवाल को आप क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल जी को मैं समझता हूँ कि राहुल जी क्यों आपने ये कहा? अचानक से ऊपर आए अचानक से नीचे चले गए। तो उनकी पार्टी सरकार। अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अकेले उनकी बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। अखिलेश यादव। अच्छे नेता। अच्छे नेता। और मैं अब राजनाथ सिंह। मैं समझता हूँ कि मेरे सबसे पसंदीदा नेता, मेरे विश्वविद्यालय के मेरे अग्रज, मैं एक शब्द में राजनाथ सिंह जी को नहीं कह सकता, मेरे पसंदीदा नेता, मेरे अग्रज, मेरे सबसे पसंदीदा वक्ता, और शायद जीवन में मैं जिनसे कुछ सीखना चाहूंगा नेताओं के रूप में, अगर ईश्वर की असीम अनुकंपा रही किसी की तरह बनना चाहूंगा तो राजनाथ जी। गोरखपुर विश्वविद्यालय। प्राणप्रिय। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय को जो प्राणप्रिय मानते हैं, महाराजगंज की राजनीति से अपना दावा ठोकने वाले संजीव त्रिपाठी जी के पास जनता के लिए तमाम स्वप्न जिन्होंने जनता के लिए देखे हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप संजीव जी की राय से कितना सहमत हैं और इस पॉडकास्ट के बाद आपके फीडबैक क्या है, संजीव जी को क्या और सुझाव देना चाहते हैं। और आप अगर संजीव जी के विधानसभा से हैं तो आपके पास कोई समस्या है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं तो आपके पास कोई समस्या है, तो आप संजीव जी तक कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात बता सकते हैं, उनसे मिलकर मुलाकात करके अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। बाकी हमारी तो जो नोक-झोंक है वो हम लोगों के बीच बनी रहेगी और देश के मुद्दों पर हम अपनी राय को ऐसे ही आगे रखते रहेंगे। मैं संजीव जी से का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये पॉडकास्ट बहुत मुश्किल से तय हुआ था, तो बहुमूल्य समय दिया और एक अच्छा हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। धन्यवाद, नमस्कार।